बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान नुमान अरशद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं प्राइम स्टूडियो में एपिसोड 4। आज की ये पॉडकास्ट काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और अंजुमन फलाहो बहबूद इंसानियत के प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं और हमेशा हमें फलाही कामों में सफ़े अव्वल दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि आवाम भी पूछना चाहती है इनसे और शायद हमारे जहनों में भी गर्दिश कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पैगामात हैं जो इनकी तरफ से आवाम तक पहुंचना अशद ज़रूरी है। सो इस मरहले के लिए आज हम डॉक्टर ताहिर साहब के साथ मौजूद हैं। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे कुछ सवालात कर सकें। तो जब भी हम पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं तो एक बड़ा अहम सवाल होता है कि ये फलाही कामों की तरफ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस बात पे मजबूर किया कि दिस इज़ द राइट वे इन विच आई हैव टू डू द वर्क। मैं जो भी बात करूंगा वो हकाइक पे मबनी होगी, कोई मैं बना के बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। मुझे कोई शौक नहीं था चैरिटी वर्क करने का। बिल्कुल सही। मेरा कोई इल्म नहीं था, कोई तजर्बा नहीं था, और जिस फील्ड में मैंने काम शुरू किया बेशक मेडिकल से रिलेटेड है उर्दू के हवाले से, लेकिन चूंकि मैं डेंटल सर्जन हूँ तो मेरे उस हवाले से भी कोई काम करने का रुझान नहीं था इस पे। बिल्कुल सही। मेरे दोस्त थे डॉक्टर CM हनीफ साहब, डॉक्टर करम चौधरी साहब सदर थे, CM हनीफ साहब जनरल सेक्रेटरी थे इस तंजीम के। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ये काम करें, तो सच्ची बात है मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा जी बात ये है कि मेरा तो शोबा ही नहीं है, मैं तो डेंटिस्ट हूँ और ये बिल्कुल अलग शोबा है, मैं समझता नहीं उसको। फिर चैरिटी का काम मेरा कोई इल्म या तजर्बा नहीं है। बिल्कुल सही। वो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि यार काम कोई भी नहीं करता और बातें सारे बनाते हैं। मैंने कहा चले अगर आप कहते हैं तो मुझे गाइड करें, मुझे समझाएं, तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। तो इस तरीके से यूं कह लें कि किसी ने धक्का दिया, मैं आगे इस शोबे में बिल्कुल सही काम शुरू किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, बस उसके बाद से चाल सो चाल है, ये सिलसिला जारी है। हम आपको मुख्तलिफ मैदानों में सर सफ़े अव्वल भी पाते हैं फलाही कामों में, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आप भी समझेंगे कि शायद ये सवाल आपसे करना और ऑडियंस तक पहुंचना भी ज़रूरी है। आप चूँकि प्रेसिडेंट हैं NGO कोऑर्डिनेशन काउंसिल के, तो मैं आपसे कुछ सवालात ये करना चाहता हूँ कि आपका प्रेसिडेंट होने के नाते क्या ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी हमारे ज़िला मीरपुर के अंदर जो NGOs काम कर रही हैं उनको उनका सर्वे करना, उनको चेकआउट करना कि वो ठीक तरह से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें बदकिस्मती से हुआ ये कि जो हमने 2016 में NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के TORs मुजफ्फराबाद में बैठ के फाइनल किए, जो मामला आता है वो गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बनाई हुई कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, तो वो उन पे गवर्नमेंट की तरफ से अमल दरामद नहीं हुआ। हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं की कि हमें कहा कि आपको ऑफिस मिलेगा, स्टाफ मिलेगा और उसका बजट मिलेगा, लेकिन कोई भी चीज हमें मुहैया नहीं की गई। और अब हमारे जो इलेक्शन गुज़श्ता हुए थे बाकायदा वोटिंग से हम आते हैं, तो वो इलेक्शन का वक्त जो है वो गुजरे हुए भी साल डेढ़ दो हो चुके हैं और नए इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे। जब तंजीमों का एतमाद ना हो, जब हम लोग किसी वो सारे पे ना हो, फिर काम करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जितनी ज़ाती हैसियत में और जो हमारी टीम बनी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जो ज़िले के अहदेदारान थे उनसे मिल के जितना हम कर सकते थे, हमने बजाय नेगेटिव होने के पॉजिटिव सोचा कि जो तंजीमें सही काम नहीं कर रही, जिनके मसाइल हैं और उनको बंद करवा दें, हम उस तरफ नहीं गए। हमने ये कहा जी कि उन तंजीमों को फाल किया जाए। बिल्कुल सही। हमने बेशुमार तंजीमों के डडियाल से लेके जातला तक उनके इलेक्शंस करवाए। बिल्कुल ठीक है। जो सुस्त हो चुकी थी, जो काम छोड़ चुकी थी, उनको एक्टिवेट किया और उनको एक फाल तंजीम की शक्ल दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से हमने अपना जो किरदार मुस्बत अदा कर सकते थे वो हमने किया। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं या वेलफेयर के इदारे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने की या उस पर नजरसानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसमें आपने हाईलाइट करना है या महकमे ने उस पर नजरसानी करनी है? इख्तियार तो महकमे के पास है। जी बिल्कुल सही। वो सील भी कर सकते हैं उनका दफ्तर, बिल्कुल ठीक है, बैन भी कर सकते हैं। हमारा काम निशानदेही करना है। तो सर क्या निशानदेही की जा रही है मौजूदा वक्त के अंदर? जी बिल्कुल, हम निशानदेही करते हैं, महकमे को बताते हैं
लेकिन बदकिस्मती से कोई हमारे जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनके अपने अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं मिसाल दूंगा, गुज़श्ता दिनों हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक तंजीम के दफ्तर का इफ्तिताह किया, तो मैंने जब सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब से पूछा कि जी आपसे उन्होंने इसकी मालूमात ली कि मैं जा रहा हूँ तो उसका क्या स्टेटस है। बिल्कुल सही। तो कोऑर्डिनेशन की कमी थी। डीसी साहब को इल्म नहीं कि ये तंजीम जो है रजिस्टर्ड नहीं है और वहां जाके इस तरह की एक्टिविटी करना मुनासिब नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो मैंने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर साहब से तफसील तलब की, उन्होंने तहरीरी तफसील दी मुझे। बिल्कुल सही। कि उन तंजीमों को कौमी सलामती के इदारों ने क्लियरेंस नहीं दी, उन्होंने उनकी तहकीकात की होंगी। बिल्कुल और कुछ ऐसे मामला आए होंगे कि जो मशकूक होंगे, तो वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। अब होना तो ये चाहिए था कि उनके दफातर बंद हो जाते, उनको काम से रोक दिया जाता, लेकिन वो काम कर रहे हैं और काम भी उसी तरह जिस तरह अनरजिस्टर्ड तंजीमों का अमूमन होता है कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और वो काम भी कर रही हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा जो है वो जो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं भी पहुंच रहा, अगर रिकॉर्ड नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, होता ही है कि बहुत सारी तंजीमें बेशुमार बहुत अच्छा काम करने वाली हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो साल में 1-2 दफा एक्टिविटी करते हैं अपनी, और वो बड़े उसकी वीडियोस वगैरह बन जाती हैं उसके, और वो नशर कर दी जाती हैं और बाज़ाहिर ये लगता है कि ये बड़ी एक्टिव एनजीओज हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हकीकत है वो यही होती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे। सर, क्या लॉ के मुताबिक इनको अलो है काम करना? बिल्कुल इजाजत नहीं है। देखें, इस वक्त अगर मैं बताऊं आपको कि हमारा दीन इस्लाम, उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं इस सेक्टर के हवाले से, और मुल्क की सलामती के हवाले से इसमें ऑन रिकॉर्ड है बेशुमार तंजीमों पे इस रेफरेंस के साथ पाबंदी लगी। बिल्कुल सही। ये मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सर, ये बताइए कि एनजीओज का जो है वो ऑडिट जरूरी है या नहीं? इंतहाई जरूरी है। और कौन करता है इसका? हम लोग पब्लिक फंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। ये पैसा जो हमें दिया जाता है ये हमारे पास अमानत होता है। बिल्कुल सही। और मैं ये कहता हूँ कि ये पैसा लोग मुझे भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर ताहिर को नहीं दे रहे, वो अल्लाह को दे रहे हैं, अल्लाह के साथ तजारत कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में खुद फरमाया अल्लाह के साथ तजारत है। तो जो पैसा मुझे अल्लाह के नाम पे दिया जा रहा है वो पैसा मेरे पास अल्लाह की अमानत है, और मैं उसको अगर मिस यूज करता हूँ तो फिर आगे उसके इस दुनिया में भी आखिरत में भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सबको इल्म है। इसलिए उस पैसे का हिसाब किताब रखना, उसको साफ शफाफ बनाना और बंदे की अप्रोच में होना। तो सर, ये ऑडिट कौन करता है? ये बेसिकली जो जिम्मेदारी महकमे की तरफ से है वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो रजिस्टर्ड फर्म है वो करते हैं। और अगर किसी इदारे के अंदर कोई भी करप्शन का छोटा सा भी आंसर मिले तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है महकमे की? यहाँ पे महकमे का तो यही बनता है कि उनसे पूछा जाए। और इस पे कोई एक्शंस लिए गए गुज़श्ता अरसे में? ऑडिट के हवाले से मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसका इंटरनल मामला क्या है कि तो उसको ज्यादा पूछ नहीं होती। कुछ मामलात अभी ऐसे हैं जिसमें महकमे को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, उसको अपना चेक एंड बैलेंस बेहतर करना पड़ेगा। वैसे मेरे जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महकमा भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जहाँ पे उनको एक्टिव होने की जरूरत है। बिल्कुल। देखा ना, मतलब जब इन अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क में काम कर रही हैं तो वो कौन उनको चेक करेगा? एब्सोल्युटली महकमे का काम। डिपार्टमेंट्स तो सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, उसके बाद कौमी सलामती के अदारे हैं उनका काम है, लेकिन वो जो नहीं दे रहे उसकी वजह से खराबियां पैदा हो रही है। सर, ये बताइएगा कि एनजीओ की तरफ से जो शजरकारी का निजाम किया जाता है, गुज़श्ता दिनों में हम आपको भी देख रहे थे, तस्वीरें वीडियोस वगैरह बहुत सारी हमारे सामने आई, तो शजरकारी करने के बाद मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है कि उनको देखने के लिए कि वो परवान भी चढ़ रहे हैं या फिर नहीं चढ़ रहे? एक तो यहाँ वजाहत कर दूं कि जो मेरा अपने हवाला दिया, हम 2018 से शजरकारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसमें हमारा सिर्फ अपना जो ग्रुप था क्लास फेलोज का, हमारे अपने पैसे थे, पब्लिक फंडिंग नहीं की। बिल्कुल सही। फिर बदकिस्मती से 19 में ज़लज़ला आ गया, फिर कोविड आ गया और काफी सारा हमारा काम मुतासर हुआ, लेकिन जाती हैसियत में हम बहुत महदूद पैमाने पे काम करते रहे।
उसके बाद अब जो हमने गुज़श्ता साल एक हील द अर्थ के नाम से फ्री प्लांट्स नर्सरी कायम की है, उसके लिए भी हमने पब्लिक फंडिंग कोई भी नहीं की। यानी कि सर आपने कहा है कि हमने शजरकारी जितनी भी की है वो अपने क्लास फेलोज ने अपने पैसों से की, हमने डोनेशन इकट्ठी। अब तक जितनी भी शजरकारी आपकी तरफ से की गई है वो डोनेशन की बुनियाद पे नहीं थी? उसमें एक डोनेशन हमें जो बड़ी मिली वो थी 2 ट्रक गुज़श्ता जो सीजन गुजरा था अगस्त में, उसमें हमें हमारे एक दोस्त हैं वो खुद भी इस चीज को जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं। उससे पहले जाती तौर पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन के हवाले से उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आते हैं शहर। बिल्कुल सही। यानी कि आपके करियर में सिर्फ अभी तक आपको जो लास्ट गुज़श्ता एक ट्रक मिला वो डोनेशन 2 ट्रक डोनेशन मिले। हाँ। उसके बाद हम महकमा ज़राअत से, महकमा जंगलात से जो पौधे लेते हैं वो बड़ी नॉमिनल सी कास्ट होती है, वो बिल्कुल किसी कैलकुलेशन में नहीं आती। तो सर फिर जब आप शजरकारी कर देते हैं तो मॉनिटरिंग सिस्टम आपका क्या है उसको देखने के लिए? मॉनिटरिंग हम ये करते हैं कि हम लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता साल जब हमारे पास 2 ट्रक आए तो हमने हर बंदे को 10 पौधे देने का कहा। बड़े अच्छे खूबसूरत और सेहतमंद पौधे थे, बड़े साइज के। तो उसके लिए हम ये करते थे कि एक फॉर्म था हमारा जिसके ऊपर उस बंदे का नाम, पता, फोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर वो इंदराज हो जाता था और उसके नीचे एक छोटा सा उर्दू में बयान अल्फी लिखा हुआ था कि जनाब मैं ये पौधे आपसे फ्री ऑफ कास्ट लेके जा रहा हूँ, मैं इनको लगाऊंगा, फिर इनकी हिफाजत करूंगा, इनको पानी देना है, इनको जानवरों से बचाना है, जो कुछ भी करना है वो मेरी जिम्मेदारी काम है। जी बिल्कुल सर। आपको लगता है कि जो शजरकारी का मॉनिटरिंग सिस्टम आपने रखा है, एक पेपर वर्क पे आप उनसे बयान हल्फी ले रहे हैं, पौधे परवान चढ़ रहे हैं, असल मकसद तो ये अवेयरनेस देना और उन पौधों को परवान चढ़ाना है, तो उसकी तरफ भी है कोई तवज्जो की? वो बिल्कुल। अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूं, जी अगर इस वक्त आप कल्याल चौक से नीचे उतरे सड़क से, जी बिल्कुल, और अकबर रोड पे फरहान स्कूल तक और फिर आगे तक आप देखेंगे सड़क के किनारे बड़े अच्छे पौधे लगे हुए और गुज़श्ता साल लगे थे और बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त भी। बिल्कुल सही। तो उसमें एक तो जो उनकी हिफाजत का तरीकाकार है कि जाली लगाना या उसके ऊपर कोई कपड़ा बैठना या इस तरह के, ताकि जानवरों से उसको बचाया जाए। उसमें हम देखते हैं मेरे अपने मोहल्ले में पहले पूरे मोहल्ले में जो मेन रोड है उस पर 2 पौधे लगे हुए थे सिर्फ। वो अब जो है हमने पूरी उस रोड पे लगा दिए और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल के लगे हुए बेहतरीन इस वक्त जो है ना वो चल रहे हैं पौधे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपके बारे में ये भी बात आप बहुत मरतबा मुझसे भी डिस्कशन हो चुकी है, शायद आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी ये बोला हो कि हम तो दावत देते हैं लोगों को कि आएं और हमारे अकाउंट्स चेक करें। अब एक आम शख्स है, उसको तो समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे करप्शन हो रही है नहीं। शायद बड़ा अहम सवाल भी है कि करप्शन होती कैसे है इन इदारों में? कोई एक मिसाल के मैं आके चेक करूंगा, मेरे सामने तो जो फैक्ट्स एंड फिगर रखे जाएंगे वो तो जाहिर सी बात है प्रिपेयर करके रखे जाएंगे। ये तो मुश्किल काम नहीं है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जो हमारे जो अदारे हैं जिसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जी बिल्कुल सही, उसके बाद जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, प्राइवेट होते हैं, हम फीस देकर उनसे ऑडिट करवाते हैं, बिल्कुल सही, और उसके अंदर जो हम कहेंगे उन्होंने लिख देना। लेकिन जो अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है वो जो अकाउंट्स के अंदर कोई भी फर्क है तो वो उसको उसके लिए मतलब देखिए ना, हर चीज का एक तरीका कार है। जी बिल्कुल। अकाउंटेंट्स जो है ना वो एक तरीके के ऊपर चलते हैं, वो कहते हैं इस तरह अकाउंट्स मेंटेन करें और उससे अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो पकड़ी जाती है। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इसके अंदर जो रोल है वो इमाम का, वो आपका। कैसे कि आपको नजर आता है हम क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये डायलिसिस सेंटर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल, तो मैंने शुरू दिन से जब से चार्ज लिया, जब से मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ, मैं उन्हें एक दावत देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमने 50 डायलिसिस दिन में किए, बिल्कुल सही, 14,000 के करीब हम एक साल में डायलिसिस करते हैं। 6,000 रुपया हमारा खर्चा एक डायलिसिस, कैलकुलेट कर लें, वो हमारा 7-8 करोड़ रुपया बनता है एक साल का। अब ये दावे हैं जी बिल्कुल, मैं 50 डायलिसिस करता हूँ। यहाँ पे आप आते हैं, मशीनें लगी हैं 2 और मरीज कोई आपको नजर नहीं आता। किसी दिन एक आध मरीज लेटा होता है, डायलिसिस हो रहा है और बाकी कोई, तो ये तो आपको भी पता चल गया कि 2 नंबरी हो रही है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं कहता हूँ 50 डायलिसिस हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर वक्त जो मरीज आता है वो मॉनिटर हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है। आप रैंडमली किसी भी वक्त आके चेक करें कि इनके पास बेड्स हैं कितने, मरीज कितने लगे हुए हैं। ये हर चीज में मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक सादा तरीके से चेकआउट किया जा सकता है कि आप कहते हैं हमने 1,000 बंदे को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई मुश्किल काम नहीं है उसको चेक करना, हर बंदा कर सकता है। अलबत्ता
जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इन चीजों में वो तो नहीं, इसके लिए तो जाहिर है कि हर बंदा एक बात शख्स बड़ा आपने सिंपल तरीके से समझा दिया कि अगर हम हमारे बयानात को देख लें और हमारे प्रैक्टिकल फिजिकल वर्क को देखें, हम जो आपको पेपर दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, वो मैच ही नहीं करती हमारे ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही। आप हर बाशऊर शख्स समझ जाता है कि ये 2 नंबर काम है या ये जेन्युइन काम है। तो इसलिए हम हमेशा इस बात की दावत देते हैं कि आप आए और खुद देखें, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइए कि एनजीओस को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ग्रांट मिलते हैं या फिर सिर्फ डोनेशंस की बुनियाद पे चल रहे होते हैं? इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो वक्तन फक्तन प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्रांट देते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को, और पहले वो प्रोजेक्ट प्रपोजल लेते हैं, फिर वो पास होती है, फिर उसके बाद उनको वो ग्रांट मिलती है। दूसरे नंबर पे जैसे हमारा ये काम जो है, ये हमारा जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट के साथ। बुनियादी जिम्मेदारी ये इलाज हो रहा है मरीजों का, बुनियादी जिम्मेदारी हमारे जो गवर्नमेंट हाउस की, सेहत की, तालीम की, शेल्टर की, जो हिफाजत है, बिल्कुल सही, ये सब चीजें गवर्नमेंट के मुतल्लिक हैं। लेकिन हम ये करते हैं कि हम देखते हैं गैप है, गवर्नमेंट उतना कर नहीं पा रही, जो भी वजह उसकी, तो हम उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई बंदा रह ना जाए जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जी बिल्कुल, बाकी चीजें नहीं मिल। तो उसके लिए फिर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये तो स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छी मिसाल है गवर्नमेंट और एनजीओ के जॉइंट वेंचर की, बिल्कुल सही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल जो हमारा डायलिसिस सेंटर है, इसके अंदर ये की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेटअप है, बिल्कुल सही। इसके साथ बिजली, पानी, कुछ स्टाफ और कुछ एनुअल ग्रांट हमें देती है गवर्नमेंट। वो सारा मिलाज ला के रोल जो बनता है गवर्नमेंट का, उसमें जो कमी रह जाती है वो फिर हम अपने जो जराए हैं जिसमें डोनेशन है लोगों से मांग के, तो फिर वो हम पूरा करते हैं। इस तरीके से मिलजुल के दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों खिदमत कर रहे हैं और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने चूंकि अभी भी दावत दी है और हमेशा देते हैं कि आप आए, अकाउंट्स का एनी टाइम चेक कर सकते हैं। आप चूंकि अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के भी प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रफली फिगर मुझे बताइएगा कि आपके अमले पे कितना पैसा लग रहा है इन द शेप ऑफ सैलरी? जी, अमला अगर हम कहते हैं तो उससे मुराद होती है मुलाजिम। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि हमारे 2 हिस्से हैं काम करने। बिल्कुल ठीक है। एक तंजीम है, एनजीओ है जो रजिस्टर्ड है पहले कश्मीर काउंसिल के साथ, अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, उसके बाईलॉज बने हुए हैं, ठीक है, वो सारा कुछ उसमें तय है। अगर कानूनी, इखलाकी या शरई हक की बात करें तो तंजीम के अहदेदारान तनख्वाह लेने के मुजाज हैं, जो खर्चा होता है वो लेने के मुजाज हैं। लेकिन अपनी स्वाबदीद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तंजीम का जितना भी ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 7 अहदेदार होते हैं, सदर, सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह 7 अहदेदार हैं। 20 का हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनमें से पहली बात तो ये है कि हमारा कोई भी शख्स किसी भी शक्ल में कोई पैसा नहीं लेता यहाँ से। दूसरी ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने कारोबार हैं, बिल्कुल ठीक, हमारे अपने सेटअप्स हैं, कुछ सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ जो रिटायर हो गए, हाँ बिल्कुल सही, वो मौजूद हैं। इस तरीके से तो ज़राए आमदन अपने अपने सब के मौजूद हैं। और बाज़ ऐसे लोग हैं हमारे साथ कि जो अगर मैं नाम उनके लूँगा, यकीनन कि जब मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि यार ये तो मतलब यहाँ से कुछ नहीं लेते होंगे, बल्कि वो बहुत बड़ी रकम हमें देते हैं जब हमें जरूरत पड़ जाए तब भी। वैसे भी एनुअल उनका जो है सिलसिला, मिसाल के तौर पर चौधरी अल्लाह मरहूम सराय स्टील के मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारे दोस्त थे, क्लास फेलो थे, तो सीनियर नायब सदर थे हमारी तंजीम में, वो सालाना बल्कि माना बुनियाद पे हमें बड़ी रकम देते। यानी कि सर तंजीम का कोई मेंबर जो है वो यहाँ से कोई सैलरी लेता नहीं है, देता जरूर है। ठीक है। और अगर इन फ्यूचर या किसी भी टाइम में अगर ये चीज साबित होती है और हम फिर आपके पास ये लेकर आते हैं, तो उसके फिर जिम्मेदार आप होंगे, आप इस स्टेटमेंट को? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मेरी पूरी तंजीम जिम्मेदार है इसकी। हम जिस फोरम पे भी, देखिए मैं एक मिसाल दूं आपको। और सर हम अभी एक और सवाल पे, उसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उसको हम जरा तरतीब में ले आते हैं। तंजीम यहाँ से कोई सैलरी नहीं दे रही, तो जो बाकी मुलाजमीन है, जिस तरह बहुत सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं इस वर्क को, तो उनके लिए एक फैक्ट एंड फिगर आप क्या बताना चाहेंगे कि इतनी सैलरी हम उनको दे रहे हैं?
मतलब इतना पैसा उनके लिए हमारे पास 23-24 मुलाजमीन है। ठीक है, 24 मुलाजिम। मिसाल के तौर में आप बताऊं आपको कि ये इतना बड़ा सेटअप है जी बिल्कुल, और हेल्थ रिलेटेड सेटअप है। जी बिल्कुल। इसमें मरीज आते हैं, लोग आते हैं, जूते बाहर से आते हैं, उनके डस्ट आती है जी, फिर जो उनके इलाज के ऊपर जो डिस्पोजेबल्स इस्तेमाल होते हैं ज़ाहिर पैकिंग में आते हैं। Exactly. पैकिंग खुलती है, जाया होती है, फिर इसके अंदर बेशुमार लिक्विड्स होते हैं। मशीन के अंदर एक डायलिसिस पे 120 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा था, वो स्पिल करता है, खून गिरता है फर्श पे सारा। जी, जी। तो सफाई तो कर रही है हमने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सफाई के बगैर तो तसव्वुर ही कोई नहीं है किसी। तो उसके लिए हमने स्वीपर, हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला हुआ, हमारे अपने स्वीपर हैं प्राइवेट। जी बिल्कुल सही। तो वो जो है वो मुसलसल सफाई कर रहे होते हैं। अब उसके ऊपर अखराजात आते हैं हमारे साबुन जी बिल्कुल सर, ये बातें बजाएं बिल्कुल। तो हम एक फिगर चाहते हैं कि इतना जो है वो पैसा हमारा इस पे लग रहा है। जो हमारी सैलरी, उसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे ये मैं जब ज्वाइन किया, जब से ये सेंटर बना 2003 से, मैंने 2009 में ज्वाइन किया, तब से मुसलसल, और ये तकसीम शुदा जिम्मेदारी थी। जी बिल्कुल सही। गवर्नमेंट के कुछ हमारे जो मुआहदा हमारा, जी बिल्कुल, ये चीज गवर्नमेंट ने करनी है, ये हमने करनी। डॉक्टर्स जो प्रोविजन वो गवर्नमेंट की है। डॉक्टर शहजाद अहमद शेख एक बहुत बड़ा नाम हमारे, बहुत हम्बल और नेक इंसान, मुझसे काफी छोटे थे। हम दोनों ने मिलकर 14 साल इस अदारे की इकट्ठे खिदमत की। 2-2.5 साल पहले वो अचानक फोत हो गए। अब वो नेफ्रोलॉजिस्ट थे और गवर्नमेंट के पेरोल पे थे। उनके बाद से अभी तक हमें गवर्नमेंट ने नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं दिया। तो वो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट ना हो, बिल्कुल सही, और ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड हम गिरा दें, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट रखें। वो हम तब से हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और फिर आप उसको पे कर रहे हो। वो हम पे कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी बिल्कुल, जो बताना चाहता हूँ ये कि हमारी जिम्मेदारी। तो इस वक्त हमारा जो मंथली अखराजात हो रहे हैं सैलरीज के ऊपर, अब डायलिसिस किसने कर रहा है? डायलिसिस टेक्नीशियन ने कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसको एक हेल्पर चाहिए जिसको हम वार्ड बॉय कहते हैं। जी बिल्कुल। उसके साथ हमें जो ये जितना हम पैसे ले रहे हैं, 7-8 करोड़ सालाना खर्च कर रहे हैं, सामान आ रहा है, मुलाजमीन, दूसरा तीसरा रिकॉर्ड के लिए हमें एडवांस स्टाफ चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारा कुछ चाहिए। 22-24 मुलाजमीन है हमारे पास। ठीक है। ये सारे मिला के इस वक्त तकरीबन 8 लाख के करीब हमारी सैलरी जा रही है महाना। ठीक है, 8 लाख महाना जो है वो आपके मुलाजमीन को जा रहा है। ये जितने मुलाजमीन मैंने आपको बताए ना गिन के, और जो तनख्वाहें बताई हैं, अगर ये ऑलरेडी हम कम अमले से काम कर रहे हैं, जरूरत हमारी ज्यादा है लेकिन कंजूसी करके हम तो थोड़े अमले से ये काम चला। जब 50 डायलिसिस आपने डेली कर रहे हैं, जी बिल्कुल, और 27 मशीनें एट ए टाइम आपकी काम कर रही हैं, फिर उसके अंदर बाकी बेशुमार चीजें, तो एक तो हम जो कम मुलाजमीन के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें ज्यादा जरूरत है इसकी, और मुलाजिम होने चाहिए, यानी तनख्वाहें और ज्यादा। बजट को मिनिमाइज करने के लिए आप कम मुलाजमीन से काम करें। तो सर कम मुलाजमीन से जानू को खतरा नहीं हो सकता कि यहाँ पे रिक्वायर्ड और आप बंदे कम लगा रहे हैं? नहीं, मैनेज कर लेते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, वो डेडिकेटेड है, कोऑपरेट करते हैं। अच्छा सर, आपके बारे में एक बात सुनी है, अब उसको आपने साबित करना है या आप उस पर अच्छा बेहतर बात कर सकते हैं कि आपके ही मुलाजमीन में से आप पे करप्शन का इल्जाम भी लगाया जाता है, आपके मुलाजमीन से। और अगर आपके मुलाजमीन ये वर्ड में इस्तेमाल करो, दैट्स मीन वो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके गए हैं, और अगर वो टाइम स्पेंड करके गए हैं तो कहा जाता है कि वो बात दुरुस्त कहेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके मुलाजमीन में से भी आप पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं ये बताऊं कि मैं नाम नहीं लूंगा जी। 3 साल एक साहब ने काम किया हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जब उनकी मैं बीमार हुआ, मुझे कोविड हुआ, मैं घर हाजिर रहा, वापस आया, मैं सारी कारकर्दगी चेक की, मैंने कहा जी आप काम नहीं करते, इनको फारग करो। नेक्स्ट डे वो मेरे क्लिनिक आ गए, उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि जनाब वो ये हुआ वो हुआ। तो मैंने कहा यार मुझे काम से गर्ज है, आप काम करो, जो पैसे लेते हो उसको जस्टिफाई करो। 1 महीना फिर उसने काम किया, दोबारा मैंने निकाल दिया। जब मॉनिटरिंग के मैंने सामने रखा जी ये आपकी कारगुजारी है 1 महीने की, तो दोबारा निकाला, तो अब दोबारा उसको बजाय जस्टिफिकेशन देने के 2 घंटे बाद करप्शन की पोस्टें आ गई, जो आपका जिस तरफ इशारा है कि मुलाजम। हाँ जी बिल्कुल। अब 3 साल आपको करप्शन नजर नहीं आई, सिस्टम का हिस्सा रहा, और यहाँ से जाने के बाद करप्शन, जाने के 2 घंटे बाद करप्शन आपको नजर आ गई। उसके अंदर भी जो करप्शन मेरी जात के ऊपर जो इल्जाम था, हाँ। उसमें दूसरे मुलाजमों का फलां ये कर रहा है, फलां ये कर। मैंने कहा जी 3 साल आपने क्यों नहीं बताया, और मेरे पास प्रूफ है जो आप कह रहे हैं, मैंने साबित किया कि वो गलत बातें हैं। ठीक है, यानी आपने उस बात पे साबित कर दिया और उनकी तरफ से साबित नहीं किया गया। मैं उसकी मिसाल भी दूंगा आपको। मेरी जात पे क्या इल्जाम था कि जी सरबराह अदारा 12 साल से विराजमान है,
तो मैंने कहा, उसका जवाब दिया, चूंकि ये फेसबुक के ऊपर कमेंट्स के अंदर ये सारी बिल्कुल चल रही थी। मैंने कहा जी कि 12 साल नहीं, मुझे 13 साल हो गए और ये मुझे मेरा क्रेडिट है जिसको आप मेरा डिसक्रेडिट बना रहे हैं। मैं हर 2 साल बाद इलेक्शन करवा के महकमा सोशल वेलफेयर की निगरानी में सारे दोस्त बिठा के सबको कह के मिन्नत तरला करके भाई जी आप सदर बन जाए, तो कोई नहीं बनता, जिम्मेदारी मेरे सर पे आ जाती है। जब तक मेरे सर पे जिम्मेदारी में, तो ये मेरा क्रेडिट है 13 साल से, अब मुझे 16 साल हो गए। तो जो मेरा क्रेडिट है कि 16 साल में अपना काम काज छोड़ के अपना जान माल वक्त लगा के काम कर रहा हूँ, वो आप मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाएंगे। सर सुनने को तो ये भी आता है कि आपने उजारादारी बना रखी है और हमें प्रोमिनेंट बंदे ही जिला मीरपुर के अंदर नजर आ रहे हैं और वही हर साल नजर आ रहे होते हैं। तो नहीं, हर 2 साल बाद हमारे इलेक्शन होते हैं। अब 3 साल टेन्योर हो गया, जो गवर्नमेंट हमें कहेगी हमने वो नहीं। आपके मुतालिक जो बात गर्दिश कर रही होती है ना कि ये उजारादारी का सिलसिला, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 3 साल बाद हमने इलेक्शन कराना, उसमें होता ही है कि दो टेन्योर है बंदा जो है एक ओहदे पे रह सकता है, उसके बाद उसको चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हर 2 टेन्योर के बाद सारे बंदे चेंज हुए, वो बंदे रिपीट नहीं हुए। बिल्कुल नए बंदे आए, रह गया मैं अकेला बंदा हूँ जो बार बार आ रहा हूँ। उसके अंदर वो बड़ी लंबी दास्तान है। उस वक्त जब मैं चौथी दफा सदर बन रहा था तो कश्मीर कौंसिल उस वक्त मजाज थी और डिपार्टमेंट जो हमारा सोशल वेलफेयर वो निगरानी करता था इलेक्शन। तो यहाँ से लिख के भेजा गया कि जी ये सारी बहस मुबासा हुआ, ये डिस्कशन हुई है कि जी मतलब डॉक्टर साहब के अपने अल्फाज थे कि जी चूंकि कानून में 2 दफा की इजाजत है तो मैं तीसरी दफा सदर हूँ, 14वीं दफा ना। तो कश्मीर कौंसिल का मौक़िफ़ ये था जी कि हमने ये इसलिए रखा हुआ है कि ओहदे के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल सही। थाना कचहरी होती है, हमें भी केस भुगतने पड़ते हैं, हमारा बंदा भी जो है ना वो लगा होता है कचहरी में जाके वजाहतें कर रहे हैं क्यों आपने तीसरी या चौथी दफा अपनाया। तो वो होता है लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। यहाँ सारे मिन्नतें तरले कर रहे हैं डॉक्टर साहब को बनाए, हर बंदा जो है वो कहता है जी कि इन्हीं को बनाना। तो हमें कोई एतराज नहीं है, जब लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल बेशक बने। तो मैं ये समझता हूँ कि उस रज़ाकाराना तौर पे आपको आगे किया जाता है, उसमें मेरा वो एक जो लीगल एक एस्पेक्ट था वो भी कवर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आ रहा हूँ और सब अदारों में यही है, आपको लेकिन कितने बंदे मिलते हैं एक अदारे में, आप मैं नाम लेता हूँ, काइस ले लें, ज़ोबिया नाज़ली जी बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े अकाब देख लें, यस, बाकी उनकी टीम होती है, नो डाउट बड़े बड़े अच्छे लोग साथ होते हैं, वो काम करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो मेन जिम्मेदारी होती है वो एक बंदे की होती है जी, बिल्कुल ऐसे ही, और बाकी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं तो आज भी हाजिर हूँ कि अभी हमारा टेन्योर पूरा नहीं हुआ 3 साल का जो लास्ट इलेक्शन, आज इलेक्शन करवा लें, कोई आ जाए संभालने के लिए, कोई तैयार हो जाए, मैं तो आज रिजाइन। बिल्कुल ठीक। आपकी इस गुफ्तगू से ये तो अंदाजा हो गया कि उजारादारी वाला सिलसिला नहीं है, एक रज़ाकाराना तौर पे आपको आगे किया जा रहा है, आप सर्व कर रहे हैं। तो सर एक बात आपके लिए और भी ज्यादा सुनी जाती है और फेमस भी है, शायद आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, आज मेरे तवज्जो से पहुंच जाए कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप वर्कर्स के साथ मिसबिहेव बहुत करते हैं। ये किस हद तक बात सच है और क्यों ये बात गर्दिश कर रही है? इसमें यह है कि जब कोई गलती करेगा उसे पूछ तो होगी। बिल्कुल सही। अब या तो ये है कि गलती की है, सामने गलती हो रही है और मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको इज्जत करवानी है आज इज्जत करवा ले। वो कहे जी डॉक्टर साहब आज इज्जत का दिन है, जो कहता है जी मुझे आज बेइज्जती करवानी है, वो गलत काम करे। लेकिन ये बात इस लिहाज से गलत है, बेइज्जती भी होती है, इज्जत अफजाई भी होती है, सारे सिस्टम है हमारे। इस लिहाज से गलत है कि अगर हम इतने शार्ट टेम्पर्ड हैं, इतने गुस्से वाले हैं और किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, तो मेरे पास जो अमला है उसकी आप एक लिस्ट निकलवा लें कि कितने सालों से, बिल्कुल सही, कितने साल से एक बंदा काम कर रहा है जो एनजीओ का मुलाजिम है, तो आप देख लेंगे कि यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बात जो है वो झूठी गर्दिश कर रही है, मिसबिहेव नहीं किया जाता। जब किसी के साथ कोई वो गलती करेगा और उसे पूछा जाएगा, अपनी तो उसे तस्लीम नहीं करनी है, दूसरे पे लगाना है। बिल्कुल ठीक। तो हम कह सकते हैं ये सिर्फ इल्जाम की सूरत तक, इसमें सच्चाई कोई। बिल्कुल ऐसे। जी तो ख़वातीन और हज़रात, अब हम डॉक्टर साहब को एक ऐसे सेगमेंट की तरफ लेके जाने वाले हैं जिसमें इनके पास सिर्फ इख्तियारात होंगे नो और यस कहने के, इसके अलावा ये किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब आप इसके लिए तैयार हैं? जी। सबसे पहला सवाल है कि ये थोड़ा फनी भी होगा और आपने सब में बस नो यस करने हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी इवेंट में तकरीर करनी और माइक बंद हो जाए तकरीर के दौरान? नो और यस? नो। क्या आपको कभी अपनी एनजीओ के लिए फंड मांगने में शर्मिंदगी हुई? नहीं। क्या आपने कभी किसी मरीज की इतनी खिदमत की कि वो आपको अपना फैमिली मेंबर समझने लगे? नो और यस? नहीं, बिल्कुल यस। क्या आपको लगता है कि अगर आप सियासत में आ जाए तो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? नो।
क्या आपके एनजीओ के फंड्स कभी गलत इस्तेमाल हुए? नहीं। क्या कभी आपने अस्पताल के अमले को डांटा? नहीं। नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी मीटिंग में नींद आ गई है? नहीं। नहीं। क्या आपने कभी गलती से किसी को गलत दवा रिकमेंड की हो? नहीं। नहीं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर एनजीओ के काम को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है? जी। क्या कभी किसी डोनर ने फंड देने के बाद वापसी का मुतालबा किया कि उसको लगा हो कि मैंने गलत जगह दे दिया? नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि एक मैसेज जो आपकी तरफ से देखने वालों के लिए हो। जी, बहुत शुक्रिया नुमान। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जिए। अगर हम दूसरों के लिए काम करेंगे तो हमारा ये माशरा इंतहाई खूबसूरत हो सकता है। जो कमियां, कोताहियां, कमजोरियां, कोई हमारा दोस्त, भाई बहन पीछे रह जाते हैं, उनको अपने हम साथ चला सकते हैं। मीरपुर अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों का शहर है। इस शहर के ऊपर अल्लाह के बड़े करम हैं, बड़े एहसानात हैं, और ये लेने वाले लोग नहीं हैं। दूर दराज इलाकों तक इन्होंने बड़ी खिदमत की हैं। तो मैं डायलिसिस सेंटर के हवाले से ये अर्ज करूंगा कि आप जरूर आएं, इसको देखें। जो हम दावा करते हैं, जो हम अपने पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, वो इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड नजर आएगा। आप तनाई में मरीजों से मिलें, उनसे पूछें, उनके घर जाकर उनसे मिलें और उनसे पूछें कि अगर ये काम ना हो रहा था इस शहर में तो फिर आप किस तरह सरवाइव करते, किस तरह आपको जो है ये सहूलत मिलती। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है उसका। ये काम यहाँ पे हो रहा है लोगों को जाने बचाने का। जरूर आए, देखें, और जो अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है, माली इस्तिताअत है, वक़्त है, हुनर है, कुछ भी आप कर सकते हैं इस अदारे के लिए, जरूर करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल कौन यहाँ पे होगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करने का मौका दे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये हम डॉक्टर ताहिर साहब के साथ आज की गुफ्तगू आपके सामने हम लोगों ने पेश की है। यकीनी तौर पे आज की ये जो गुफ्तगू है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है हमारे माशरे के लिए, और बहुत सारे इसमें से सवालात थे जो आवाम पूछना चाह रही थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछना चाह रही होंगी, और शायद बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन इनके इदारे में हैं जो शायद इनसे ये सवालात करना चाह रहे हो लेकिन वो ना पूछ सके हो। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ जावियों से इनके सामने रखे थे, और डॉक्टर साहब ने हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस दौरान कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल पर गिरां गुजरी हो, उसके लिए माजरत चाहेंगे, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आप हमारे साथ किस शख्सियत को देखना चाहते हैं। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।